आज बात करते हैं एक ऐसे जीनियस की, एक ऐसे दिमाग की जिसने नंबर्स की दुनिया को बिल्कुल अलग ही नज़र से देखा। एक ऐसी नज़र जो शायद ही किसी और की रही हो। ये कहानी है श्रीनिवास रामानुजन की। तो क्या मैथ्स, गणित एक खेल हो सकता है? ये सवाल ना रामानुजन के मैथ्स के साथ जो रिश्ता था उसे समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, उनके लिए नंबर्स सिर्फ नंबर्स नहीं थे। वो तो जैसे उनके दोस्त थे, उनके खेलने के साथी। हर एक नंबर की अपनी एक पहचान, अपने राज। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं एक छोटे से किस्से से। सोचिए, एक छोटा सा गांव है, वहां का एक स्कूल। क्लास चल रही है। टीचर एक सवाल देते हैं, 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर्स को जोड़ो। अब सारे बच्चे अपने अपने काम में लग गए हैं, हिसाब किताब कर रहे हैं। अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक बच्चा, सिर्फ 7 साल का एक लड़का, अपना जवाब लेकर टीचर के पास पहुंच गया। टीचर तो हैरान, अरे इस लड़के ने न सिर्फ सवाल हल कर दिया था बल्कि एक ऐसे फॉर्मूले से किया था जो उस उम्र के बच्चों को कोई सिखाता ही नहीं। कौन था ये लड़का? जी हाँ, ये थे श्रीनिवास रामानुजन। जन्म 22 दिसंबर 1887। बचपन से ही, मतलब बिल्कुल बचपन से ही मैथ्स के साथ उनका एक, कह सकते हैं, एक जादुई कनेक्शन था। जरा सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, उस उम्र में रामानुजन का पसंदीदा खेल था मैजिक स्क्वायर बनाना। ये कोई आम खेल नहीं था। ये इस बात का पहला संकेत था कि जहां बाकियों को सिर्फ उल्टे सीधे नंबर्स दिखते थे, वहां रामानुजन को छिपे हुए पैटर्न नजर आते थे। लेकिन जीनियस होने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी आसान हो जाती है। रामानुजन की कहानी में संघर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। एक तरफ उनका कमाल का दिमाग था और दूसरी तरफ बेहद मुश्किल हालात। सोचकर देखिए कितनी बड़ी मजबूरी रही होगी। आपके दिमाग में दुनिया को हिला देने वाले आइडियाज हैं, लेकिन उन्हें लिखने के लिए एक कागज तक खरीदने के पैसे नहीं हैं। रामानुजन अपनी कमाल की खोजें, अपने थ्योरम्स एक स्लेट पर लिखते थे और फिर हमेशा के लिए मिटा देते थे। देखिए, मैथ्स के लिए उनका जो जुनून था ना, वही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। वो मैथ्स में इतने डूबे रहते थे कि बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए। नतीजा, कॉलेज की स्कॉलरशिप चली गई, फिर शादी हो गई, जिम्मेदारियां और बढ़ गई और नौकरी की सख्त जरूरत आन पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो सब कुछ बदलने वाला था। एक ऐसा पल जब उनकी छिपी हुई प्रतिभा पर दुनिया की नजर पड़ने वाली थी। मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में वो एक क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, पर जिस्म भले ही दफ्तर में था, दिमाग तो हमेशा नंबर्स की दुनिया में ही घूमता रहता था। जब बाकी लोग ब्रेक में आराम करते थे, रामानुजन अपनी सीट पर बैठे बैठे मैथ्स की गुत्थियां सुलझाते रहते थे। और फिर एक दिन उनके मैनेजर की नज़र उन पर पड़ गई। उन्होंने जब रामानुजन की दराज खोलकर देखी तो वो हैरान रह गए। पूरी दराज मैथ्स के फॉर्मूलों से भरे कागजों से अटी पड़ी थी। मैनेजर को समझ आ गया था कि ये कोई आम क्लर्क नहीं है। तभी उनके मुंह से निकला। मैनेजर जानते थे कि उनके सामने कुछ बहुत बड़ा है। उन्होंने वो सारे कागज उठाए और उन्हें उस एक इंसान के पास भेज दिया जो शायद इनकी कीमत समझ सकता था। इंग्लैंड में कैम्ब्रिज के प्रोफेसर G.H. हार्डी। और यहीं से शुरू होता है कहानी का वो हिस्सा जब रामानुजन की प्रतिभा भारत से निकलकर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज तक पहुंची। वो जगह जहां उन्हें दुनिया भर में पहचान मिलनी थी। जब हार्डी ने वो कागज देखे तो वो दंग रह गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ये किसी शौकिया आदमी का काम नहीं था। ये एक ऐसे जीनियस का काम था जो न्यूटन और ऑयलर जैसे महान गणितज्ञों के बराबर खड़ा हो सकता था। हार्डी ने एक पल भी नहीं गंवाया और फौरन रामानुजन को कैम्ब्रिज बुलाने का इंतजाम कर दिया। और ये बात दिखाती है कि उन दोनों का रिश्ता कितना खास था। सोचिए, G.H. हार्डी, जो खुद इतने बड़े मैथमेटिशियन थे, वो कह रहे थे कि मैंने रामानुजन को जितना सिखाया उससे कहीं ज्यादा उनसे सीखा है। ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर वो साल आया 1918, जब रामानुजन के काम को दुनिया की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्थाओं में से एक ने सम्मान दिया। उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। वो पूरे एशिया से ये सम्मान पाने वाले पहले इंसान थे। ये सिर्फ रामानुजन की जीत नहीं थी, ये पूरे एशिया के लिए गर्व का पल था। लेकिन इस चमकती हुई कहानी का एक दुखद पहलू भी है। एक ऐसी लौ जो बहुत तेजी से जली और उतनी ही तेजी से बुझ भी गई। ये कहानी का आखिरी हिस्सा है।
ये एक अजीब सा विरोधाभास था। एक तरफ तो पूरी दुनिया उनके टैलेंट का लोहा मान रही थी, उनका जश्न मना रही थी, और दूसरी तरफ इंग्लैंड का सर्द मौसम और अलग तरह का खाना पीना उनकी सेहत को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। बिगड़ती सेहत के साथ वो भारत तो लौट आए, पर उनका शरीर अब और साथ नहीं दे सका। 26 अप्रैल 1920 को वो ये दुनिया छोड़कर चले गए। सिर्फ 33 साल, उम्र ही क्या थी। जरा सोचिए, अगर वो थोड़ा और जीते तो न जाने दुनिया को और क्या क्या दे जाते। उनके जाने के बाद प्रोफेसर हार्डी ने जो कहा वो उस नुकसान को बयां करता है जो पूरी दुनिया ने महसूस किया था। उन्होंने कहा, आज हमारे बीच से एक अनमोल हीरा खो गया है, और ये सच था। और यहीं उनकी प्रतिभा का असली कमाल दिखता है। रामानुजन अपने पीछे कुछ ऐसी नोटबुक्स छोड़ गए जिनमें हजारों थ्योरम्स और फॉर्मूले थे। कई तो इतने एडवांस थे कि 100 साल बाद भी आज भी दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञ उन्हें समझने और साबित करने में लगे हुए हैं। उनका काम आज भी साइंस को नई दिशा दे रहा है। और आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, अगर रामानुजन को थोड़ा और वक्त मिलता तो वो और कितना कुछ खोज सकते थे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनकी उस विरासत के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो कभी खत्म नहीं होगी। एक ऐसा जीनियस जिसने हमें दिखाया कि नंबर्स की दुनिया सच में अनंत है।